दा से शुरू करते हैं। दा का मतलब वो संविधान जो हमारे देश को बनाएगा, संप्रभु। और संप्रभुता का सबसे बड़ा लक्षण हमारे प्रियम्बल में नीचे लिखा है, हम भारत के लोग, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, हम भारत के लोग इसे आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, अपने आप को प्रदान करते हैं। इट मीन्स इट depicts that India shall be a sovereign country. Whatever will be the decision, that will be the decision of the people of India. वो भारत के नागरिकों का उद्देश्य होगा, भारतीय के नागरिकों के द्वारा ही निर्णय लिए जाएंगे। हम भारी किसी दबाव में नहीं आएंगे। और ये संकल्प आज के राजनेताओं के लिए, हमारे जितने भी राजनेता आज के लिए, जितने भी पॉलिटिक्स में, उन सब के लिए प्रश्न पैदा करता है कि क्या हम किसी एक देश के दबाव में उसकी तरफ झुकते हैं। ये आज का दिन इस विषय पर विश्लेषण करने का। दूसरी चीज इसके साथ आती है समाजवादी गणराज्य। हमने कहा समाजवादी, हाँ, दो शब्द यहां पर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाले, लेकिन उससे पहले प्रारंभिक रूप से आज ये भी एक विषय विवाद का रहा बीच बीच में कि क्या आवश्यकता थी हमें सेकुलर शब्द इसमें जोड़ने, क्या इससे पहले भारत सेकुलर नहीं था। 42nd संविधान से पहले जो स्थिति थी, केवल 3 शब्द हम भारत को बनाना चाहते थे, जो उसमें लिखा था, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं, भारत कैसे डेमोक्रेटिक होगा, सीधा उदाहरण है कि हम सारे संविधान के जितने हमारे प्रावधान हैं वो हमने सर्वसम्मति से लिए हैं। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्वसम्मति। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमने केवल विधि को सर्वोपरि रखने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि हम देखते थे कि रामायण से लेकर के आज तक जहां कहीं भी किसी वर्ग की आवाज दबाई गई है, वहां क्रांति हुई है। और क्रांति क्या है समझें, रिवोल्यूशन हुआ है। रूस, फ्रांस हमारे सामने खूनी क्रांति के उदाहरण थे। इसलिए व्यवस्था की गई हर 5 साल बाद जनसाधारण के मत के आधार पर जनता की सरकार के माध्यम से हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पैदा करें। लेकिन हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों बनाएं, उससे होगा क्या। उसके लिए भी भारत को बनाया गया समाजवादी, सोशलिस्ट विचारधारा। और सोशलिस्ट विचारधारा के लिए दा कहता है हमारा भारत ऐसा होगा। सोशलिस्टिक विचारधारा कैसे होगी, जब न्याय मिलेगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने न्याय की बात की। न्यायपालिका का दायित्व है न्याय दे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है जो न्याय की अवधारणा को, संकल्पना को साकार रूप देते हैं। कैसा न्याय, भारत को हम जस्टिस अगर प्रदान करना चाहते हैं तभी हम समाजवादी होंगे। न्याय का क्या तात्पर्य, न्याय के तात्पर्य के लिए प्रियम्बल में भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रियम्बल में कहा हमारा संविधान हमारे नागरिकों को न्याय देगा, तभी हम डेमोक्रेटिक होंगे, तभी हम सामाजिक होंगे। न्याय कैसा मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, सामाजिक न्याय कब मिलेगा। ये सामाजिक न्याय की अवधारणा केवल इस चीज के लिए नहीं है समाज के एक वर्ग के एक व्यक्ति को ऊपर उठा दिया जाए, बल्कि उसके समान अवसर पर रखें। और मैं समझता हूं कि जिस समय में संविधान निर्माता सभा इस कार्यक्रम को कर रही होगी, इसको प्रावधान को लाने की विचार होगी, तो उनकी संकल्पना में निश्चित रूप से राम के 2 उदाहरण साथ में होंगे। और मैं समझता हूं अंबेडकर जी को अपना बचपन भी याद आ रहा होगा। और वास्तव में हमारे देश में आवश्यकता थी कि हम समाज के एक वर्ग को इस तरह से क्यों माने कि वो अलग है। तो ये आदर्श जो हमने पेश रखने की व्यवस्था की है, मैं चाहता हूं कि उसे आगे बढ़ा करके समरसता की भावना लाने के लिए सामाजिक न्याय सबसे जरूरी। पार्ट विल बी द सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस कैसे आएगा, क्या केवल रिजर्वेशन देने से सोशल जस्टिस आएगा? मेरा मानना है नहीं। इसके लिए हमें बच्चों में संस्कार डालने होंगे। अगर हमारे घर में बच्चों में ये संस्कार नहीं है कि वो उस जाति का है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो कितना ही लिख लें आप, कुछ नहीं होगा। और इसकी व्यवस्था दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ही,
व्यक्तियों के कर्तव्यों से, जिसकी हम सबसे ज्यादा उपेक्षा करते हैं। अधिकार हमें चाहिए, कर्तव्य दूसरे के। कर्तव्य पड़ोसी के, अधिकार मेरे हैं, तो झगड़े का कारण यह है। एक जूरिस्ट रहे हैं डिग्विड, उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, द ओनली राइट विच वी obtain is to do our duty। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करे तो हर व्यक्ति का अधिकार मिलना तय है। एक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, कब मिलेगा? वो कह रहा मेरा अधिकार है, मुझे समान समझो, समान रखो। कब मिलेगा? जब दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा कि उसे समान स्तर पर रखे। और संविधान के पार्ट 4A के अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्यों की व्यवस्था दी गई है। एक सजेशन दिया जाए कि विद्यालयों में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं सुबह की प्रेयर में, उन्हें जरूर दोहराया जाए, और केवल दोहराया ना जाए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से लागू करने की व्यवस्था। सारा झगड़ा ही अधिकार और कर्तव्य का। अधिकार मेरे हो, कर्तव्य आपके हो, ये नहीं चलेगा। यदि मैं अपने कर्तव्यों के हाथ दूंगा तो अधिकार अपने आप मिलेंगे। तो सोशल जस्टिस का पहला कदम यहां से शुरू होगा। बहुत संक्षेप में 2 उदाहरण मैं दूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए। रामचंद्र जी ने जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो अपने विशेष आमंत्रित गेस्ट के रूप में किसे बुलाया? निषाद राजा। वो उस समय पर नहीं भूले थे जब वो उनके साथ था। क्यों बुलाया था? उसके पीछे कारण एक ही था कि समाज में समरसता पैदा कर दूं। उससे हमने डेपिक्ट किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने डेपिक्ट किया हमारे संविधान में। और सामाजिक न्याय की अवधारणा को सचमुच में लागू करने के लिए हमें समाज के हर वर्ग को समान स्तर पर रखना है, केवल रिजर्वेशन के आधार पर नहीं। अब जब हम न्याय की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी कैसी, कौन सी इक्वलिटी की बात करते हैं? हो सकता है, क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि वो वास्तविकता हमारी धरातल पर दिखाई देती है। अभी पिछले दिनों 2015 के आसपास एक लड़की IAS में सिलेक्ट हुई, टीना ढाबी, ऐसी कैटेगरी से बनी। ये सोचने का विषय है। आज के दिन संविधान वाले दिवस सोचने का विषय है। उसकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति क्या थी, हम अधिकतर लोग जानते हैं। उसकी मदर ने स्वयं स्वेच्छा से IRS से रिजाइन किया और उसकी पढ़ाई में पूरा समय लगा। मैं या हमारे बच्चे एक कोचिंग दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शिवाजी ने पोजीशन टू गेट कोचिंग फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है, जब उसका सिलेक्शन होता है तो उसी वर्ग के लोग उसे सम्मानित करते हैं, ये कहकर के हमारा सम्मान बढ़ा है। इस संबंध में इसको मैं डेपिक्ट करता हूं एक लस्सी के गिलास से। यदि आपने कभी घंटाघर पर लस्सी पी हो, ऊपर की तरफ काजू बादाम, नीचे क्यों नहीं जाए? उसके पीछे कारण ही है, चाहे 5000 वर्ष तक केवल रिजर्वेशन देना किसी वर्ग को ऊंचा उठाने का आधार नहीं हो सकता। ये मेरा सुस्थापित सिद्धांत है। जब तक कि रिजर्वेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन के साथ ना है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द जस्टिस। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहां खत्म होता है? जहां टीना ढाबी जो क्रीमी लेयर के रूप में है, वो उस काजू बादाम का मजा ऊपर लेती है, और नीचे वाला जो लस्सी है, पतली लस्सी, समाज का जो वर्ग नीचे है वो वहीं का वहीं है, और उसे सम्मानित कर रहा है। और यदि हम ये कहते हैं कि नहीं, इस क्रीमी लेयर को हटाओ, तो आंदोलन होते हैं। सरकार की मजबूरी है, वोटों के लिए उन्हें इस चीज को बरकरार रखना पड़ता है। मैं समझता हूं इस तरह से सोशल जस्टिस नहीं हो सकती। To get the social justice, it is necessary that all the benefit must go to the grassroots level of that society। ये जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ये कहीं ना कहीं हमारे, अब इसके लिए भी एक सीक्वेंस बना, बहुत सुंदर संविधान बना।
हमने कह दिया कि हम ये करेंगे, हमारा राज्य जैसा होगा, नागरिकों को स्वतंत्रता देंगे, अधिकार देंगे, लेकिन स्वतंत्रता उच्छृंखलता ना बने, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई। राज्य का दायित्व निर्धारित किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ये कहा है, इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फुलफिल द गोल एंड ड्राफ्टेड इन द प्रियम्बल। संविधान की प्रियम्बल में जो अवधारणाएं हमने दी, जो उद्देश्य हमने दिया, उसे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि राज्य का दायित्व हमने पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित कर दिया, और ये कहा कि राज्य ये कार्य करेगा। राज्य ने कहा कैसे करूंगी मैं, कोई चीज तो चाहिए मुझे, मीन्स के रूप में फंडामेंटल राइट दे दिए गए। इन फंडामेंटल राइट के माध्यम से हम उस अंतिम गोल को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आर्टिकल 14 की अवधारणा सीधे सीधे राम के राम राज्य से ली गई है, ना कि राम राज्य से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रामराज एंड राम राज्य। कैसे? राम राज्य उस समय शुरू हो गया था, उसके लिए केवल राम अकेले धन्यवाद के पात्र नहीं है। राम राज्य उस समय शुरू हो गया था जब वो जंगल गए थे, वनवास के लिए गए थे, और भरत ने उनकी खड़ाऊ लेके जाकर के उन्हें सिंहासन पर रख दिया। वो क्या था? आज हम उसी के डेपिक्शन के रूप में अपने संविधान को देखते हैं। सबसे ऊपर भरत नहीं था, राम नहीं थे, बल्कि क्या था? वो विधान जो राम की सैंक्शन के रूप में, उनकी खड़ाऊ के रूप में वहां विद्यमान, वही चीज हम डेपिक्ट करते हैं अपने संविधान। भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि से सब ऊपर, कोई ऊपर नहीं है, विधि सबसे ऊपर है। अब यहां आज का दिन हमारा है संश्लेषण करने का, विश्लेषण करने का, क्या सचमुच में ऐसा है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था में वो गरीब व्यक्ति सचमुच में न्याय प्राप्त कर सकता है? हो सकता है किसान पीछे से धोती फटी हुई थी, गंदी धोती फटी हुई थी, उसके वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने लिखित बहस अपनी दाखिल की। क्या मैटर क्या था? प्याज का मैटर था। प्याज का बीज खरीदा उसने और वो खराब हो गया। उसने कहा कि जिससे प्याज कंपनी के खिलाफ उसने दावा डाला और ये कहा कि कंपनसेशन मुझे देते। टेक्निक अगर हमने स्टेट ये बनाया है, कंज्यूमर फोरम बनाया, तो हाइपर टेक्निकल होने के लिए नहीं बनाया। बीज खराब हो गया, उसने नीचे कोर्ट में डाला, क्योंकि ना तो बेचारे के पास ना एक्सपर्ट रिपोर्ट थी, ना कुछ, उसे क्या पता एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या है। वकील जो बताएंगे वही तो करेंगे ना। जब बीज खराब हुआ उसने कोई एक्सपर्ट कराया, ना कुछ कराया, ना उसके पास रसीद मिलने की। नीचे उसका खारिज हुआ, स्टेट फोरम में गया, स्टेट फोरम ने खारिज करते हुए, बहुत कंसाइज करता हूं, 7,000 रुपए फाइन उस किसान पर डाल दी। क्यों भाई? और ऐसे स्थान पर उस किसान के लिए इंग्लिश में ऑर्डर दिखाया जा रहा है जिसे ये नहीं पता मेरे संबंध में हो क्या रहा है। आई थिंक दैट इट इज नॉट द जस्टिस इन रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समाज के उस वर्ग को न्यायिक सहायता देना हमारा दायित्व है, और उसके लिए जागरण की जरूरत है, गांव में जाने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल जस्टिस की हमने बात की, सोशल जस्टिस प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया आर्टिकल 38, 39 के अंतर्गत, और यह कहा गया कि राज्य सभी संसाधनों का समान वितरण सभी के लिए करे, राज्य का दायित्व। अब समान कैसे होगा? इक्वलिटी कैसे होगी? इक्वलिटी होगी जस्टिस। जब तक जस्टिस नहीं होगा इक्वलिटी नहीं हो सकती। और जस्टिस कब होगा? जब हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे। जो मैंने पहला उदाहरण दिया था वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के संदर्भ में था, और मैं समझता हूं युक्त वर्गीकरण जब तक नहीं होगा किसी भी संबंध में, हम निश्चित रूप से, कानूनी रूप से वो सोशल जस्टिस पैदा नहीं कर सकते। इसके अलावा अंबेडकर जी की एक छोटी सी बचपन की कहानी याद आती है। निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया है। बताया जाता है जब वो प्राइमरी स्कूल में गांव में गए, उस समय तो वास्तव में छुआछूत भयंकर स्तर पर थी। पानी सबके साथ नहीं पी सकते थे,
एक घड़ा अलग रखा जाता है। ही वाज द ओनली कैंडिडेट हु वाज फ्रॉम एससी कोटा। अब देखिए, विचार करके देखें, हमारे साथ है 100 तो क्या गुजरे। उनके लिए एक घड़ा रखा जाता था, घड़े के नीचे गिलास होता था, घड़े को वो हाथ नहीं लगा सकते, कोई दूसरा आएगा वो घड़े से पानी भर करके देगा। ये तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं किस तरह की स्थिति थी। हमारे जो बड़े रहे हैं, बड़े का मतलब हमारी दादी, हमने देखा है, दादी जी को हमने देखा है बचपन में, उनके माइंड में चीज भरी हुई, ये कौन जात का है, हर एक को पूछते हैं किसका। जब तक ये चीज हमारे मन से नहीं निकलेगी, अभी कब निकलेगी, जब हम इसके संबंध में अपने बच्चों को संस्कार करेंगे, भेदभाव को दूर करेंगे। गांधी जी ने तो कह दिया अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, तो भाई उसे लागू कर दो ना। और ये एजुकेशन से होगा। जब तक ये एजुकेशन की व्यवस्था इस रूप में नहीं होगी, तब तक कार्य नहीं चलेगा। बच्चों की आज की कहानी मैं देखता हूं, धर्म से लेकर के कहानी लिख दी, किसी जो लिखने वाला था, ओरिएंटर था, उसने अपनी कहानी सुनाई, मेरा मित्र मर गया था, उसके लिए हम सब दुखी थे, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और हमने उसकी कब्र खोदी, उसमें मिट्टी डाली और उससे ढक दी, मैं उसे याद करता रहा। भैया इसके बजाय तो प्रेरणादायक कहानी लाओ ना, कविता लाओ ना। छोटे बच्चों को आप अपने आप देखना, अपने यहाँ जाकर के छोटे बच्चों को कितनी देशभक्ति कविताएं याद हैं। जब तक ये नहीं होगा वो संस्कार कहां से मिलेंगे? कहानियों के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से सिलेबस में परिवर्तन होना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उनके ऊपर सबसे ऊपर हमारे कर्तव्य। क्या करना चाहिए? पार्ट 4A। बस एक लास्ट करते हुए बताना चाहूंगा, जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राम राज्य की अवधारणा को मजबूत कर सकता है। और इसीलिए जब संविधान बना उसके बाद हर पार्ट के साथ कुछ एस्पिरेशनल पिक्चर उसके साथ उद्धृत की गई, बाद में जोड़ी गई। हालांकि उसमें फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है, वो रावण के मारने के बाद राम सीता और लक्ष्मण का अयोध्या जाने का संदर्भ उसमें दिया गया। और उसके पीछे डिपिक्शन, जहां तक मैंने समझा, केवल ये है कि जब तक विधि सर्वोपरि नहीं होगी, रावण पैदा होते रहेंगे। और विधि को सर्वोपरि करने का सबसे अच्छा ढंग है कि हम समाज में समरसता रहें। राम राज्य अगर लाना है, राम राज्य नहीं, राम राज्य लाना है, तो हमें उस अवधारणा को अपनाना पड़ेगा जो राम ने दी, और वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ एस्पिरेशन के रूप में हमारे संविधान में है। तो इन चीजों को हम ध्यान रखते चले। मैं समझता